यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नए वीडियो पोस्ट की जानकारी, बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो देखना शुरू करते हैं। एक बार भैया बच्चों का आप स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे। आज तालियों की गड़गड़ाहट से पता पड़ रहा है कि ये तालियां क्यों बजाई जा रही हैं। ना तो 26 जनवरी का कार्यक्रम है, ना किसी का जन्मोत्सव है और ना किसी घर का उद्घाटन है। एक छोटी सी दुकान में हम आए हुए हैं। जो आयोजन है रितेश गुप्ता जी के दोनों बच्चों का, और बच्चे हैं बहुत ही काबिल, बहुत ही समझदार। ये हमारी बेटी है, क्या नाम है? नेहा गुप्ता। ये MNS डॉक्टर सिलेक्ट हुई हैं आर्मी के अंदर। अब ये लेफ्टिनेंट नेहा और MBBS डॉक्टर ये सिलेक्ट हुए हैं पहले पुलिस लाइन में। तो भाई बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम धन्यवाद के लिए भी और स्वागत के लिए बच्चों के लिए आए हैं। ऐसे काबिल बच्चे इस क्षेत्र में, भारत जैसे महान देश में, और स्वरूप विहार कॉलोनी, राजधानी की स्वरूप विहार छोटी सी कॉलोनी है, मुश्किल से 5000 लोगों में से एक दो बच्चे आए हैं हमारे बीच में। भाई बहुत बहुत इनका स्वागत, बहुत बहुत आप बाकी के लिए इस तरह से होगा नहीं कि भाई यहाँ से भी कोई जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमारे गुप्ता जी 2 लाइनों के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बताइए। ये कार्यक्रम कोई छोटा ना समझा जाए, ये छोटी जगह नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की जगह है। क्योंकि ऐसी जगह पर इन बच्चों ने जिस जगह पर जन्म लिया हो वो बहुत बड़ा स्थान हुआ करता है। लेकिन हमारा सौभाग्य कि इस जगह पर इतनी ऊंचाइयों पर ये बेटी बेटे गए हैं। ये कार्यक्रम ये जन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मदन जी के संयोजन में हो रहा है। और वैसे तो माता पिता इसके संयोजक होते हैं। तो मैं वैसे तो बेटियां बहुत हैं, पूरे स्वरूप विहार भरा पड़ा, पूरा भारत भरा पड़ा, लेकिन ऐसी बेटी होना बहुत मुश्किल है जो स्वरूप विहार की नाक है। और इसी पर इन पंक्तियों ने जन्म लिया है। मैं खुश होकर आशीर्वाद देते हुए इस बेटी बेटे के लिए कह रहा हूँ। वैसे बेटियों के लिए ज़्यादा आजकल कहना चाहिए, बेटे तो होते ही हैं अच्छे, लेकिन बेटी होना बहुत मुश्किल होता है। इस कोट पर जाना बहुत मुश्किल होता है। खुश रहे ये बिटिया हमारी, नेहा इसका नाम, मिलिट्री में जा करके इसने किया है ऊंचा नाम, सबका किया है ऊंचा नाम। आशीर्वाद है हम सभी का, साथ में स्वरूप विहार, उच्च कोट पर इतनी जाए, याद करे संसार, इसको याद करे संसार। और सुने, क्योंकि अगर माता पिता अच्छे नहीं हैं तो उस कोट पर बच्चे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं इनके बारे में, इनके माता पिता के बारे में भी कह रहा हूं कि ये बहुत धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने इस बेटी और बेटे को जन्म दिया। तो आप सुने, आप माता इनकी सीता जैसी, माता इनकी सीता जैसी, पिता है राम समान, कोई भी यहाँ कैसा आए करते उसका मान, हमेशा करते हैं उसका मान। इसी साथ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ बच्चों को, ये उच्च कोट पर जाएंगे। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, स्वागत के कार्यक्रम को आ जाइए। जाओ बोल, जाओ जाओ। भैया दिया जलाओ, बच्चों की दोनों की आरती उतारो, टीका करें, क्योंकि उस तरह से जैसे भारत देश है, फूल सामने की तरफ आपका फेस जैसे उधर हो जाइए, टीका करके हमारे फेस आपको इधर आएगा, ठीक। और हमारी स्वागत में भेजती है। तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य की बात है, भारत देश में हमने जन्म लिया है और ऐसे पुण्य कार्य करे जो कि आज आप सबके बीच में। और इस कॉलोनी में इस टाइप का शायद मुझे तो 7-8 साल में पहली बार सुनने को आया है। अक्सर हम तो जुड़े रहते हैं, जाते रहते हैं गलियों में, तो अच्छा है। देखो भाई बहुत अच्छा है, कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग। ये कार्यक्रम एक के सहयोग से नहीं, दीपक जी खड़े हुए हैं, भाई साहब हैं, अंकल जी हैं हमारे, और वकील साहब भी हैं, कौशिक मेडिकल स्टोर वाले हैं, और भाई साहब कपड़े वाले कौशल जी हैं। इन्हीं का फोन आया था रात को मेरे को, भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्लेट मंगा दो, काम हुआ और मुझे पता भी नहीं, फिर भैया ने बताया। भाई कौशल जी का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मुझे बताया। तो कार्यक्रम की शोभा के मुख्य पात्र तो यही है वैसे तो।
जो पहले जाएगी। डाल दो। मम्मी तुम दाल चाली। फूल और ये तो सामान वही है, चलो भाई 20-50 लोगों के उसमें ट्रक में। अगर हमें लग गया कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है इस फायर के लिए, तो हम किसी बड़े कार्यक्रम में भी मैं भैया को बुला सकते हैं कि भाई बिल्कुल देखिए बेटी आपकी है। और दोनों ही का मेडिकल में है। नरेंद्र भाई साहब आइए। भैया अच्छा जूते अंकल जी बस आ आइए ना आइए। अरे ये सौभाग्य बात है, पता नहीं दूसरा मौका मिलेगा नहीं मिला, ठोकर लग के आदमी खत्म हो जाता है ना। बहुत बढ़िया। इधर देखिए, पीछे पीछे ठीक। अब बहन को खिलाइए, बहन खिला दिया। तिरंगा ठीक है रवि। आ जाएगी। बहुत बढ़िया है। वो सर्विस देनी है, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेक्शन भी होगा। आपका तो खर्च ज़्यादा ही होगा, कुछ लोगों का कम होगा, आपका बहुत ज़्यादा होगा, आपको थोड़ा कम होगा। लेकिन हर जगह ना हमें उसी को याद रखना है कि हम कभी उस गए हों और हमारे साथ ठीक ना हुआ हो। मान लो कहीं पर्ची कटवाने गए हो और वहाँ भद्र व्यवहार हुआ हो, होता है कई बार भाई। 100 लोगों में से नहीं पता होता। बस भाई एक एग्जाम्पल सेट करना है कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा मेरे लेवल पे। बाकी तो खैर बहुत बड़ी दुनिया है, आप जैसे सैकड़ों लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, तो एक एक बंदा कोशिश करे तो अच्छा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो कलयुग है, सतयुग नहीं। कोशिश करो जहाँ आपको लगे। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो ये हमारे भैया और भाभी हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत करी होगी। और आप लोगों को सब कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता उस मेहनत के बारे में। अब आपको भी ये ध्यान रखना, कई दफ़ा क्या होता है, देखो जब जॉब लगती है तो हमारा सारा सिस्टम चेंज होता है ना। अभी हो रहा होगा आपको, तो हमें ये लगता है कि यार हम यहाँ नहीं रहना चाहते, या हम ऐसा नहीं कर सकते, या हमें इनसे नहीं बोलना चाहिए। तो हर चीज़ को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे माँ बापों के दिल को कोई ठेस ना पहुँचे। काम आप करवाओ अपनी मर्जी से, लेकिन इस तरीके से करवाओ कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि हाँ ठीक है। ये होता है जब नौकरी लगेगी ना, तो अब आपके दोस्त भी उस लेवल के आएंगे, तो आपको लगेगा कि यार अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो चेंज इसी तरीके से होना जो माँ बापों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपकी ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग, ओटीटी वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़। हमारे बीच हमारे युवा जन सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हैं और ये अपनी बात रखेंगे, बेटी के बारे में बताएंगे। उनके तो भाई बहन हैं कि आप खूब बढ़े, आप खूब पढ़ें। ये लिखा गया है कि आप खूब बढ़ें, आप खूब पढ़ें और जीत का आरोह भरें। आप खूब पढ़ें, आप खूब बढ़ें, जीत का आरोह भरें, दिन रात पर्वत चढ़ें, ऐसा करे कुछ काम कि दिन रात पर्वत चढ़ें, ऐसा करे कुछ काम जिससे हो ऊंचा आपका, कॉलोनी का और आपके माँ बाबू जी का नाम। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। साहब जी का स्वागत है। छोटी सी कॉलोनी में मतलब करके बच्चा हमारा डॉक्टर बना है और हमारी बेटी जो है बेटी में ये, तो इससे बड़ा मतलब खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी तो मैं मतलब माँ बाप की बहुत बड़ी वो देता हूँ कि पूरा श्रेय जो है टाइम से मतलब बच्चों को टाइम टू टाइम, मतलब हम तो देखते हैं ना माँ बाप की वजह से बच्चे लास्ट में हम गुप्ता जी से और मैडम जी से भी सुनना चाहेंगे भाई।
इधर आपको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ मिलाने की समस्या और जो भी सीखा है ना हमने मदन भैया से सीखा है और रवि जी से सीखा है, अंकल जी से सीखा है। देखो मेरी उम्र है और उम्र से ज़्यादा मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ, इतनी उम्र नहीं जितने डिपार्टमेंट में रहा हूँ और आज भी है और मैं सस्पेंडेड ये भी बता दूँगा यार, क्योंकि जो आदमी ईमानदारी से काम करता है ना वो हर जगह से लताड़ा जाता है और मैं ऐसे पदों पर रहा हूँ कि शायद जितना पैसा मैं कमा सकता था पूरी कॉलोनी को खरीद लूँ। गवर्नमेंट में ऐसे डिपार्टमेंट है, हमारे भाई हैं, हमारे वकील साहब हैं, एडीएमसी वाले भैया हैं, उनको पता है कि डिपार्टमेंट में पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा करी और आज भी करता हूँ, भैया के माध्यम से हम करते हैं। तो पहले भैया ने बताया कि बिल्कुल कलयुग चल रहा है, लेकिन उन लोगों में अच्छे और बुरों में अंतर आपको सीखना है और आप कब सीखोगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, काम करोगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे, देखोगे कि कौन जरूरतमंद है और कोई चटनी किसे चाहिए, चटनी किसे चाहिए, कोशिश करना है ये पहले देखना, चटनी समझना और अंतर निकाल के लोगों की सेवा जरूर करना, मैं तो यही कहूँगा। और कई बार ना हमें कच्चा लालच बहुत मिलता है और जगह मिलता है कच्चा लालच, चटनी। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपके माता पिता की, आपको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तो आप ना ये सोचना कि हम सरकारी नहीं लगे, अगर हमने गलती करी तो हम कल घर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमसे भी शिक्षित व्यक्ति कोई है, सामने वाले को कम नहीं आना, आपको पता होगा इस बारे में। मैं मिलिट्री के डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैं देश हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ मेरी उम्र से ज़्यादा मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ, है ना। और इंडिया में मेरे ख्याल से मैं सिर्फ कलकत्ता 3 दिन के लिए गया हूँ, ये तो ऑल ओवर स्टेट सारे घूमे, इलेक्शन कमीशन में भी रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो सारे गया हूँ। पता क्या करते हैं अधिकारी, ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरा नौकर काम नहीं करता, डॉक्टर सोचता है यार सरकारी हॉस्पिटल में तो आया, मैं ही तो सरकारी हूँ, इसको छोड़ना, आज ही 2 दवाइयाँ लिखी बताओ जी। तो भैया जैसे सीएचएस में लगे हैं, सीएचएस में एक बहुत से डॉक्टर हैं, हमारे साथ जीता जाकर उदाहरण है कि दवाइयाँ 2 भी लिखा है, उस तरीके से काम करना, क्योंकि भैया ध्यान नहीं दे रहे ना कैसे कुछ से लेकर आगे तक और आगे से लेकर पीछे कैसे कैसे आपने संघर्ष करा और यहाँ तक आने पर किन किन कठिनाइयों का और किन किन आनंदों के कारण आप यहाँ पर आए और आप अपनी इसे फुल स्टॉप आपका कहाँ पर लगा, तो सारी चीज़ें एक बार बताने की चर्चा करें, क्योंकि सारे बैठे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उदाहरण हैं इस चीज़ के लिए, आपसे सीखेंगे, ये अपने परिवार में बताएंगे, परिवार में बताएंगे, तो शायद आपके उदाहरण जैसे 2 और 4 और 6 कितनी मेहनत करके यहाँ पर आए भैया, तो जानना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है खाना बन करा गया, बहुत मेहनत करी होगी, वो भी मिलिट्री जैसे डिपार्टमेंट में, तो बता दें। टेंथ तक तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी, इतना नहीं पढ़ती थी मैं 10th क्लास से। उसके बाद 11th में मैंने साइंस तो मुझे लगा कि यहाँ बोर्ड्स वगैरह होंगे तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेडिकल लाइन जाना था। फिर उसके बाद देखा कि भैया बहुत पढ़ता था, तो लगा कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेडिकल लाइन में जाना है। फिर 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई करी, नीट नहीं करना था क्योंकि ड्रॉप नहीं लेना था, तो इसलिए फिर सोचा कि मेडिकल लाइन जाना है, नर्सिंग करेंगे। 12th खत्म होती 3 महीने के अंदर नर्सिंग का एग्ज़ाम निकाला, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक मिनट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, बहुत कठिन होता है, ये इतना कठिन होता है, अगर इसमें आप पास हो गए तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। और एग्जाम एंट्रेंस क्लियर करा ना, तालियां बजाओ, मुझे पता है। फिर उसके बाद कॉलेज में 4 साल और क्लासेस होती थी, बहुत भैया को तो टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, बिल्कुल भी बहुत डिफिकल्ट था 4 साल। फिर उसके बाद जैसे नर्सिंग की, फिर नर्सिंग खत्म होने के बाद डिसाइड किया कि अब करना क्या है, जॉब करनी है प्राइवेट या फिर घर पे बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। पहले डिसाइड करा कि 4 एम्स के लिए पेपर देते हैं, तैयारी करते हैं, 6 महीना घर पे बैठे, 6 महीना घर पे बैठी। उस टाइम पे बहुत लोगों ने कुछ पूछा कि नौकरी नहीं मिल रही, क्या घर पे बैठे हैं, क्या फ़ायदा हुआ इतना कोर्स करने का, इतना पढ़ाई, तो बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद एम दिया, नहीं क्लियर। फिर उसके बाद जब क्लियर नहीं हुआ तो डिसाइड किया कि ऐसे कब तक घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, मतलब हार नहीं मानी ना, कब तक घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो डिसाइड किया कि प्राइवेट जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करेंगे।
तो उसके बाद मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिए। स्कूल नर्स के लिए मैंने ट्राई किया, पर स्कूल नर्स में एक्सपीरियंस मांगा जो कि मेरे पास नहीं था। मैं जस्ट पास आउट हुई, तो उसमें उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, स्कूल नर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके बाद मैं एम्स में मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस का इंटरव्यू दिया, जो मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। उन लोगों ने उसके बाद मुझे बुलाया भी, 2 दिन उन लोगों ने मुझे काम सिखाया। उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करेंगे, बट उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, उन्होंने मेरा टाइम वेस्ट किया। फिर मैंने फोर्टिस ज्वाइन किया। फोर्टिस में मुझे आईसीयू मिला। मैं 1 हफ्ते फोर्टिस गई, मुझे वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, वहाँ का बहुत डिफिकल्ट था वहाँ का एनवायरनमेंट, और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई थी। तो मैंने वहाँ से फिर मैं मैक्स शालीमार बाग गई, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे मेरी वार्ड में ड्यूटी लगती थी, तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट मैं पढ़ाई करती थी, कोचिंग ली थी, मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं ड्यूटी के साथ पढ़ाई करती थी। और सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा पीछे भेजने की कोशिश की कि इतना पढ़ती है, क्या कर लिया तूने इतना पढ़ के। कई बार होता है, डिमोटिवेट भी करते हैं। वो सच्चाई है, वो बोलो कि इतना क्या कर रही है, क्यों इतना ड्यूटी के बाद पढ़ती रहती है, घूमने जाइए, कर वो कर, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला, और जनरल की नहीं लगती है, ये सब ऐसे ही बोलते थे। हमारी भी लगी, हम इतने साल से पेपर लेके आ रहे हैं, और तू तो बस अभी नर्सिंग करके निकली है, तू क्या सोच रही है, तेरा लग जाएगा, तो ऐसे ही बोलते रहते थे। फिर उन लोगों ने जो सीनियर्स थे, उन्होंने भी डिमोटिवेट करने के लिए डबल ड्यूटी लगानी स्टार्ट की, 12 घंटे की ड्यूटी। उसके बाद तक पढ़ना तो भूल ही गए। जैसे तैसे करके टाइम मैनेज करके पढ़ाई करते करते फॉर्म भरे, और भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे थे, जैसे कि लखनऊ का फॉर्म निकलता था, नॉर्थ साइड एम्स का निकलता। फिर एक दिन आर्मी का फॉर्म निकला, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे सिविल ट्रेंड जो होते हैं, जिन्होंने सिविल से नर्सिंग की होती है, वो भी आर्मी में जा सकते हैं। जब वो फॉर्म निकला, मुझे कोचिंग वालों ने बताया, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, जैसे कि आई साइट और हाइट। मुझे लगा मैं स्पेक्स पहनती हूँ और मेरी हाइट कम है, तो मेरा नहीं होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉर्म नहीं भरूँगी। इसमें गुप्ता जी का रोल है। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, तो हम नहीं भरेंगे, लेकिन गुप्ता जी ने बोला फॉर्म भरो। कुछ नहीं पता कहाँ पे बच्चा निकल जाए, आई साइट कम है लेकिन भरो। उन्होंने कोई फॉर्म छोड़ने नहीं दिया। हमने कहा भरने से फ़ायदा क्या, जब नंबर नहीं आएगा तो, कि नहीं भरो, कुछ नहीं पता कहाँ नंबर आ जाए। और वही हुआ, फॉर्म भरा और नंबर इसका वहीं है, वहीं सिलेक्शन हुआ। मैंने बोला कि मैं फॉर्म भरूंगी, मेरा एग्जाम क्लियर होगा, इंटरव्यू देने जाऊंगी, फिर मेडिकल में मुझे बाहर निकाल देंगे। तो डैडी ने बोला कि नहीं, जैसे पहले होता हुआ आया था। हाँ, तो डैडी ने बोला नहीं, मुझे किसी इंटरव्यू में बाहर नहीं निकाला गया, मेरे सारे इंटरव्यू क्लियर हुए, प्राइवेट में भी सारे क्लियर हुए, पर गवर्नमेंट में ये था कि मैं मेडिकल क्लियर नहीं कर सकती। तो डैडी ने बोला तू इंटरव्यू दे, तू एक्सपीरियंस लेके घर आ जाए, कोई बात नहीं, तेरे को अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो फिर मैंने फॉर्म भरा, मेरा जो रिटर्न एग्जाम था वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू में नाम आया, तो मैं इंटरव्यू देने गई। उस दिन मुझे लगा मेरा इतने अच्छे अच्छे लोग आए, इतने हाई फाई, इतने 10-10 साल के मेरा तो कोई स्थान है नहीं। स्टाफ आए थे जो एम्स दिल्ली और सब डिवीजन में जॉब करते हैं, वो आए थे मिलिट्री ज्वाइन करके, कि हम 4 साल से एम्स दिल्ली में हैं, पर हमें मिलिट्री में जाना है, तो हमें लेफ्टिनेंट बनना है। तो फिर मैं ऐसे कि यहाँ तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया। फिर नेक्स्ट डे बोला कि मेडिकल है, मैंने कहा आपको मेडिकल में कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है। पर पता नहीं कैसे मेडिकल में मैं सारी चीज़ों में मेरा क्लियर हो गया। आई साइट मेरी मतलब उतनी लिमिट थी मेरी आई साइट की, जिसमें वो लोग क्लियर करते हैं, और हाइट में उन लोगों ने हाइट का थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर कम था। तो उसमें हाइट में एक बॉडी मास इंडेक्स होता है कि जितनी हाइट है उतना वेट होना चाहिए, तो अगर वो बैलेंस है तो तुम क्लियर कर सकते हो। मेरा बैलेंस था सब कुछ, तो मेरा मेडिकल के फिर क्लियर था। उसके बाद फिर मेरा मिलिट्री, उसके बाद भी मैरी टाइम मैंने, मेरा मेडिकल क्लियर हुआ था अप्रैल में, 2 अप्रैल को मेरा मेडिकल क्लियर हो गया था। फिर हमें लगा कि हाँ हमारी नौकरी तो पक्की है, लग गई अब तो, पर हम तब बहुत खुश थे कि हाँ हमारी नौकरी लग गई है। पर उसके बाद भी मेरिट आई, 3 मेरिट आई, मैंने इतने महीने इंतज़ार किया, मेरा 3 मेरिट में 2 मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, 3 महीने बाद मेरिट आई थी। फिर लास्ट में जाके सितंबर में मेरा एक मेरिट आई, उसमें मेरा नाम आया। देखिए कितनी ज़्यादा जो हर्डल्स थी, पहले सीनियर से डिमोटिवेट किया कि भाई क्या करोगी, फिर आपको खुद भी लगा कि पॉसिबल नहीं है, जिस हिसाब से भीड़ है, लोग आ रहे हैं, और आपने अपने आप को अंडरएस्टिमेट किया। बट वो कहा होता है लक फेवर्स द ब्रेव। और देखिए सीट भी आपने फॉर्म भरने का सोचा ही नहीं था, आपको लगा इंटरव्यू नहीं जाएगा, मेडिकल ठीक नहीं कर, पर आपके पापा जी ने आपको मोटिवेट किया और कहते हैं ना कि आप कोशिश कीजिए, सफलता हाथ लगेगी। और देखिए लक रियली आप आज आपके साथ है, तो रियली बहुत अच्छा। और तरीके से हरी जी मैं तो
बेटी का फोटो दिखाओ। जब उन्होंने लेफ्टिनेंट के लिए, बेटी सिविल में बैठी हुई है यहाँ पर हमारी बेटी, जब ऑफिसरों ने, अधिकारियों ने, मिलिट्री वालों ने उनका सम्मान करा, यूनिफॉर्म पहना के, गदगद सीना हो जाता है। माँ बाप का सीना गर्व से 36 नहीं पता नहीं कितनी इंच का हो जाता हो भाई, बहुत ही सम्मान मिलते है। और फोटो में दिखाएंगे कि वाकई में हमारी बेटी, मेरे देश की बेटी, भारत देश की बेटी, और क्षेत्र की तेज जी और इनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, ये गुड़िया है हमारे। और आपके क्योंकि मम्मी पापा भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, जैसे कि मुझे पता है, मैं कुछ दिन काफ़ी दिनों से जानता हूँ इन्हें, तो पूरा क्रेडिट जाता है। आप दोनों दिखते हुए सेम ही सेम है आई थिंक। और ये पूरे दशक का एक गोल था हमारी सरकार का, भारत सरकार का। अब सरकार किसी की भी हो, मैं केवल मोदी जी का ही नाम नहीं लूँगा, तो वो रियली सक्सेस हुआ है। कह लीजिए कि एक भी अगर महिला कहीं अच्छे पद पे ऊपर चली गई तो बहुत बड़ी बात है। और आप एक हैं, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, हमारे नज़र में नहीं है लेकिन है ज़रूर। तो भाई बहुत बड़ी बात है, आप रियली इंस्पायरेशन है औरों के लिए। आपसे आपके जूनियर्स होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले वो मोटिवेट होंगे। आप अगर वाले मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा फॉर्म भरा, कब निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल कैसे बिल्कुल करना है, मुझे बताओ, मैं भी तैयारी बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कोचिंग देते होंगे, आपके स्टूडेंट पूछेंगे और एक आप रियली वे उनके लिए पाथ बना सकते हैं। रवि जी जी सर। समझ पिता का भी बहुत धन्यवाद है। आप देख लो सारे के सारे हमारी बेटी के कंधों पे वर्दी आ चुकी है, और हम कहेंगे कि अब हमारे सैन्य बल में और हमारे भारत देश में एक और सिपाही तैनात हो गया हमारी रक्षा के। अभी क्योंकि 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी को हमारी समिति ना कार्यक्रम करती है, शायद आपको पता भी हो, हम ध्वजारोहण कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हम शायद आपको रिप्रेजेंट करें और पूरे स्वरूप बिहार को बताएं। और मैं मदन भैया से रिक्वेस्ट करूँ उसके लिए आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे, जब ड्राफ्ट तैयार करेंगे इसका। तो 26 जनवरी के कार्यक्रम होते हैं, हम ढूंढते हैं तो कोई आईएएस मिल जाए। हम नेताओं को तो इग्नोर करते हैं, हम उनको लाना चाहते हैं जो नेताओं को बनाने वाले हैं। क्योंकि आप जब लिख के देंगे ना स्पीच IAS IPS, जब तो सर बोले हैं वकील साहब वैसे ही ना, तो इनके आगे उनकी कोई बिसात है नहीं। वैसे आप सबसे जब आप चमकते हैं तो आपका पेन बोलता है, मुंह चुप रहती है और पेन बोलता है, तो अब आप चमक रहे हैं, समझ लीजिए। जब IAS IPS की जब कलम चलती है ना, तो पूरा भारत देश चलता है। कलम डाउन होती है तो पूरा भारत देश डाउन होता है। तो ये हमने नेहा बहन को सुना, अब मैं ये हमारे भैया, हमारे इनका नाम भी मेरे को नहीं पता, ये प्लीज़ शुभम गुप्ता जी आप प्लीज़ बताएं किन चीज़ों से आप गुजरे और ये स्थान पर पहुंचने के लिए किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। बचपन से ही जब हम लोग मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाते थे, तो मैं डॉक्टर को वाइट कोट में देखता था, और मुझे स्टार्टिंग से मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे डॉक्टर बनना था स्टार्टिंग से। मतलब मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, बट मुझे वो अच्छा लगा। तो और मैं पढ़ाई में था, टीचर्स सब ने मेरा बहुत हेल्प किया, जहाँ भी मैं गया सबका फेवरेट स्टूडेंट था। टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, सभी का फेवरेट है। आई एम वेरी लकी आई थिंक। तो उसके बाद मेरा क्लास 10 का रिजल्ट आया, तो उसके बाद मुझे एक्चुअली मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मतलब मुझे मैथ्स लेनी थी। इनफैक्ट मैं 11th की बुक्स भी ले आया था पहले से मैथ्स की, बट मुझे बायो भी बहुत पसंद थी, बट मैथ्स पसंद थी बहुत ज़्यादा। बट मुझे मेडिकल लाइन में जाना था, तो मुझे उसके लिए मैथ्स छोड़ना पड़ा। तो मम्मी और अभी जब स्कूल गए मेरा रिजल्ट लेने, तो मेरी साइंस की टीचर थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अभी आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो वो मेडिकल के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने एयरलाइन का नाम बताया, कोटा राजस्थान, कि वहाँ पर भेज दो उसको प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैं कभी बाहर गया भी नहीं था, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था हम सबके लिए। आफ्टर 10th एट द एज ऑफ 15 मुझे बाहर जाना था अकेले, ऑल मतलब खुद से ही सब कुछ मैनेज करना था दूसरी सिटी में जाकर। तो हम लोग वहाँ गए, एडमिशन लिया। काफ़ी लोगों ने कुछ बोला कि नहीं बाहर मत भेजो बच्चों को, बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे, मत भेजो। बट मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट था कि नहीं ये कर लेगा, तो उन्होंने मुझे भेजा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कोचिंग भी आ रही थी। उसके बाद तो मैंने नीट दिया फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में, तब मेरी रैंक आई थी 17,000 ऑल इंडिया रैंक। तो जनरल कैटेगरी पे मुझे उस टाइम पे MBBS सीट नहीं मिल रही थी। तो फिर सब लोगों का वो फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ कि हमने तो पहले ही बोला था कि नहीं आएगा, जनरल कैटेगरी में हो, नहीं आता, इतना ईजी नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, ये सब बोला लोगों ने। बट स्टिल मैंने वो सब नहीं सुना। मुझे बस ये बहुत अच्छा लगा। मैंने बस एक ही अटेम्प्ट मैंने मुझे इसको एक बार और कोशिश करनी है। मैंने लोगों ने बोला इसको एक ही बात समझाई, इस चीज़ को ना चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करो। जो लोग कह रहे हैं ना नहीं आ पाएगा, उन्हें ला के दिखाओ कि मैं करके दिखाऊंगा ऐसा, तभी वो बंद होगा। और वैसे भी दुनिया यही मानती है जब आप प्रूव करते हैं, कहते हैं ना, जब आप कुछ रिजल्ट दिखाते हैं तो आपको ट्रस्ट करती हैं। तो आप आगे बता रहे हैं, क्या बताइए प्लीज़। फिर उसके बाद मैंने वो सब कुछ नहीं सुना, मैं बस अपनी प्रिपरेशन करता रहा कि नहीं मुझे करना है। ये सब कुछ
कोई बात नहीं, अभी लोग कुछ कह रहे हैं, फिर जब हो जाएगा तो कुछ और कहेंगे। तो बस वो सब सोच के अपनी प्रिपरेशन करके मैंने 1 साल और प्रिपरेशन करी। मैंने डेंटल या आयुर्वेद कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे MBBS ही करना था। तो उसके बाद आई थॉट, मैंने इतना भी सोच लिया था कि अगर अगले साल MBBS नहीं मिला तो कोई नहीं, जो कुछ मिलेगा मैं वो ले लूँगा, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 2018 में मैंने फिर से नीट दिया, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 3000 आई। फिर उसके बाद मुझे अम्बेडकर कॉलेज में MBBS सीट मिल गई, तो फिर मैंने 2018 में MBBS ज्वाइन करा। दिल्ली का अम्बेडकर कॉलेज? दिल्ली, हाँ, दिल्ली से। और दिल्ली में बता दो, दिल्ली में नाम आना मेडिकल में बहुत ही महाभारत है अपने आप में। नाम नहीं आता दिल्ली में, दिल्ली वालों का ही नहीं आता, बाहर वालों को तो बाद में। और सबसे बड़ी बात रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी से हैं, कैटेगरी से, फिर भी इतना बड़ा महारत हासिल करी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और अपने माता पिता का बहुत है, जो दिल्ली जैसे कॉलेज में आपका नाम आया, बहुत बढ़िया। और जैसा इन्होंने बताया कि डेंटल या आयुर्वेदिक में नहीं गए, जब पूरा आसमान पड़ा है तो एक तारा क्यों लूँ, तो पूरा आसमान ले सकता हूँ, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। फिर आगे क्या हुआ सर? आई एम नॉट सेइंग कि डेंटल या आयुर्वेद अच्छा नहीं है, पर मुझे MBBS करना था। मुझे अपने आप को एक और चांस देना था कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर वो कर लेंगे, पर मुझे एक चांस देना था। तो इसलिए फिर मैंने एक और कोशिश करी और उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया और मुझे MBBS सीट मिल गई थैंकफुली। तो फिर मैंने MBBS किया। फिर मेरा MBBS ख़त्म हुआ 2024 में, इसी साल मार्च में इंटर्नशिप मेरी ख़त्म हुई। फिर उसके बाद मुझे पहले से था कि मुझे इसके बाद क्या करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन इतना इजी नहीं है, क्योंकि मुझे जो स्पेशलिटी चाहिए उसमें सिलेक्शन हो जाना इतना इजी नहीं है। तो मुझे अपने आप से पहले से क्लियर करना था, अपना फ्यूचर की सिक्योर करना था, एक बेसिस क्लियर करना था कि आगे मुझे क्या करना है, घर पे तो बैठना नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने इंटर्नशिप में ही ड्यूटीज़ के साथ साथ UPSC CMS कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, मैंने एज अ फॉर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट मैंने वो दिया था इंटर्नशिप में ही। तो ड्यूटीज़ के साथ साथ मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो हो जाएगा। मुझे वो 2 महीने फॉर्म निकलने से पहले पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जो एज अ मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो दे दिया, बस फॉर्म फिल कर दिया। मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बिकॉज ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती थी कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। जो भी फाइनल ईयर तक पढ़ा था वही सब कुछ बेसिक्स जो भी थे वो क्लियर थे। तो फिर उसमें उसी के बेसिस पे मैंने, और जो थोड़ा बहुत याद था उसी के बेसिस पे मैंने UPSC CMS दिया। पहले मेरा MCQ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसे क्लियर हो गया। MCQ एग्ज़ाम वो क्लियर हो गया, तो मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर मुझे लगा कि यार इंटरव्यू में कैसे आ गया। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू वाले दिन जब मैं जा रहा था इंटरव्यू देने, तो फिर मैंने बोला क्या ही करना है, रहने देते हैं। मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, रहने देते हैं, इंटरव्यू नहीं दे रहा मैं। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, जब क्लियर हुआ है तो इंटरव्यू भी देने जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तेरे लिए। तो फिर मैं गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू का जो पैनल था बहुत ही अच्छा पैनल था। उन सब ने जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने अच्छे से आंसर किया और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि इंटरव्यू अच्छा गया मेरा। मुझे लगता था कि हाँ अच्छा गया है, उस बेसिस पे कुछ हो सकता है। फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था। इवन मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे उस टाइम पे, वो गए हुए थे मेरे मामा के यहाँ पे। तो जब रिजल्ट आया तो मैं घर पे अकेला था, पर मुझसे इतना वेट नहीं हुआ कि वो घर पे आ जाओ तब मैं उनको बताऊँ। तो मैंने उनको कॉल करा, उनके पास एक्चुअली उनको आवाज़ नहीं आ रही थी फ़ोन की रिंगटोन की, बिकॉज वहाँ पे शोर हो रहा था। तो फिर मैंने कैसे करके उनसे अरेंज किया कि नहीं आप बात कराओ मेरे पेरेंट्स। तो उनको मैंने इतनी उत्तेजना हो गई कि मैं बताऊँ कि मेरा भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा। और मेरे बताने से पहले ही मम्मी को पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया। मतलब मम्मी को पहले पता चल जाता है सब कुछ। तो बहुत माँ तो माँ ही है। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करा, मेरी ज्वाइनिंग आई, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया एज अ मेडिकल ऑफिसर। एंड आगे मैं PG करना चाहता हूँ और उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम MBBS को सुन रहे थे और हमें जरा भी लगा नहीं। तो इसे कहते हैं ना कि जब आप ऊपर जाती हैं तो आप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। भगवान से कामना करते हैं दोनों बच्चों की जो आगे भी इच्छाएं हैं, जो माता पिता ने उम्मीद कर रखी हो, वो इच्छाओं से दुगना करें उनसे, और आप आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ के तो पीछे मुड़ के मत देखना बिल्कुल भी। पर हमेशा ध्यान रखना, समाज का जो पीछे वाला व्यक्ति है, जिसकी मुझे उंगली भी दिखाई नहीं देती, उसको मत बोलना जीवन में, क्योंकि हम ही धरातल से लेकर आगे तक बढ़ेंगे। कि मैं शुरू से ही ऐसा था, ऐसा ना हो, क्योंकि परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, क्योंकि वो पथ क्या प्रतिज्ञा क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो, वो मानव धैर्य परीक्षा क्या जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल ना हो। तो आएंगी जाएंगी कोई बात नहीं, पर हम डटे रहेंगे, मेहनत करेंगे, सफलताओं को, इस भारत देश का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। सफलता का आनंद ही तभी आता है जब कठिनाइयों से निकल के चले। बिल्कुल, कठिनाइयाँ बहुत हैं, पर हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है, कुछ नहीं सोचना कुछ भी। और कुछ भी इतनी दिक्कत होती है, माता पिता कभी गलत कदम मत उठाना। माता पिता बैठे हैं, भैया बैठे हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, हम सब आपके ही हैं। आज आप आर्मी में, तो हम समझते हैं सब हम आर्मी में। बिल्कुल।
आप डॉक्टर हैं तो हम समझते हैं हम सब डॉक्टर हैं। आज मेरे समाज का भला होने के लिए जा रहा है। इस भगवान से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ 2 डॉक्टर हमारे इस धरती पर स्वरूप विहार कॉलोनी में दिए और ऐसे ही ये मानव सेवा करते रहें। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्हें हानि ना आए, इनके माता पिता से लेकर और इनके शरीर में कोई भी दुख ना आए। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा सुखी रहें, कोई भी दुख आपके जीवन में कम हो। मानव सेवा करते हैं। धन्यवाद। देखिए आपकी सक्सेस स्टोरी से ना मेरे को लाइन याद आ गई और मैंने अभी गूगल किया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखिए ये लाइन्स ना आपको बिल्कुल सार्थक करती हैं, दिखाती हैं कि भाई कहीं भी आप लोग उम्मीद नहीं थी फॉर्म भरने से लेके, जैसे भैया ने बताया कि भाई प्रिपरेशन भी नहीं थी और फर्स्ट अटैम्प्ट था एज ए फ्रेशर और बिल्कुल इतना कुछ कहते हैं ना बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करना, मतलब सुपर से ऊपर। एक कहावत आज चल रहा है सुपर से ऊपर है बिल्कुल। मैं गुप्ता जी से चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, स्टूल लेके आ जाएं और आप बोले। हाँ नहीं मैं ये आप टेबल ले लीजिए, उसे बैठ जाएंगे, अच्छी फोटो आएगी, कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि देखिए पैसा एक तरफ है, मैं भी जैसे 21 साल की उम्र में मैं लगा, ऐसे ऐसे माता पिता हैं जो भाई पैसा ना ब्रीफकेस में दे देंगे, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ से आएगी। तो एक तो बच्चों की मेहनत जो हमें देख पा रहे हैं, दोनों हमारे बच्चे नेहा और शुभम गुप्ता, तो अच्छी बात है। और दूसरे आप और हमारी मैडम जी जो पीछे बैठी हैं मेरी कैमरे में आएंगी, तो आप लोग सुनना चाहेंगे, खड़े हो जाएं। तो इन दोनों माता पिता को कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वाकई में बच्चों ने सीट हासिल कर ली है या कोई सपना है? ऐसा तो क्योंकि इनके पीछे जो है ना वो एक विश्वास देने वाले आप लोग हैं, इन्वेस्टमेंट आपका है और कहते हैं ना कहाँ पैसा लगाना है ये पता होता है माँ बाप को। इन दोनों बच्चों के माता पिता आज हमारे बीच में हैं, तो बच्चों के साथ में कैसी मेहनत रही इनकी, कैसी नहीं रही, क्या क्या करा, तो आइए इनकी जवानी सुनते हैं। और आप खुद ही एजुकेटेड है इतना सारा, और आपने शायद आपको इंस्पायरेशन है, रियल इंस्पायरेशन करें माँ बाप, पहले माँ बाप होती है एंड देन वो टीचर जब गए। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी पहले बोलिए, मम्मी जी आप स्टार्ट कीजिए पहले। तो बोलने का बात है नहीं आप अभी बोलना सीख जाएंगे, अभी सिखाएंगे आप। बच्चे छोटे थे, पढ़ी लिखी थी, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं जॉब करूँ या घर में कुछ काम करूँ, पर इसके डैडी ने कभी मुझे करने नहीं दिया। वो कहते थे पहले बच्चे उनका करियर, उसके बाद बाकी सब कुछ, जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं अरेंज करूँगा। और बच्चों पे ध्यान दूँ शुरू से, और मेरा एम ये था कि सिर्फ बच्चे और कुछ नहीं, बाकी समाज सोसाइटी सब बाद में, पहले सिर्फ मेरे बच्चे। शुरू से ही बच्चों को बिल्कुल सीरियस लेके चली मैं। हमेशा बच्चों को कभी भी मैंने ये नहीं कहा फर्स्ट आना है या 100% लाना है, कभी भी मैंने ये नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा जितना पढ़ो उतना तुम्हारे माइंड में भी, तुम्हें ये पता हो कि ठीक क्या है और गलत क्या है। बस आधा नंबर भी बच्चों का कट जाता था, मैं कलप जाती थी। दुख लगता है, मुझे लगता था जैसे मेरा रिजल्ट आ रहा है। पीटीएम होती थी, कभी भी कुछ भी होता था, हमेशा पीटीएम में जाना, अटेंड करना, कभी भी स्कूल में जाती थी, टीचर्स हमेशा बच्चों की तारीफ करती थी। ये हमने कई बार सुना है कि जैसे कई बार होती है कि मम्मी का कुछ ख्वाब होता है कि मैं इस वाले पोस्ट पे जाऊं या यहाँ जॉब करूं या ये हासिल करूं, और अगर माताएं नहीं कर पाती हैं तो वो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाई तो क्या हुआ, सेम चीज़ अपने बच्चे में जरूर ये चीज़ देखना चाहूँगी। बिल्कुल बताती हूँ, हमारे टाइम पे 75% को अव्वल दर्जे का माना जाता था, 100% की थी उसकी वैल्यू। अब मेरे नहीं आ पाए 100%, तो मैं हमेशा चाहती थी, शुभम बड़ा था तो एक बार मुझे 90% ला के मैं शुरू से ऐसे कहती थी, एक बार 90% ला के दिखा। ये बड़ी बात है। 99% कितनी खुश हुई थी मैं, और इसने मुझसे खुद पूछा, मम्मी अब आप सेटिस्फाइड हो, अब तो आपको कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा एक बार 12th में और ले आ। कहते हैं ना ये भूख है बड़ी, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है। नहीं होनी भी चाहिए बिल्कुल। देखिए पिताजी भी वहाँ पर मौजूद है। सर बताइए, आपको लग रहा है कि हाँ आपके बच्चे वाकई में डॉक्टर बन गए या कोई सपना है, ऐसा है? देखिए डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है तो शायद आश्चर्य नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप भाई छोटी सी शॉप है आपकी या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं जैसे मेरे को पता है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहते हैं ना इच्छा, और इच्छा के बाद सब कुछ फ्रेम में आना और रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को पूरा क्रेडिट जाता है, तो प्लीज़ आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। मेरे पिताजी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे पिताजी जब मेरी 22 साल की उम्र थी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी। तो वही फिर मैंने सोचा कि मैं उनका सपना अपने बेटे से कराऊँ, तो वो बेटे ने करा पूरा। अब तो दोनों ही बच्चे बन गए, बेटा बेटी दोनों बन गए, तो एक उपहार में मिला आपको साथ में। तो कहते हैं ना जब वो देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के छत तोड़ के देता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि आप एक की उम्मीद करे थे, अभी आपके दोनों बच्चे हैं और आपको लाइफ में ना आपने इतना कमाया होगा, उनसे बढ़ के आज मिला है आपको। तो हमारे सामने कौशल जी के ना पिताजी भी हैं, तो अंकल जी कैसा लग रहा है बच्चे आपके सामने? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ। जो नसीब में लिखा है ना, हाँ। वो हो रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखिए हम आपके सामने बोल रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं समाज में कुछ टाइम दिया है। जैसे मैंने 15 साल जॉब दिया है, हमारे भैया ने बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम किया है, गुप्ता जी हैं
हो सकता है कि इन्होंने पढ़ाई कितनी करी मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे जिया है, एक एक पल जिया है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किताबों से हट के भी आपको जीना है, किताब से आप यहाँ तक हासिल हो गए, अब आपको एक्सपीरियंस काम आएगा जो आपके मम्मी पापा ने कमाया, जो लोगों से सुना, आपने देखा या आपने फील किया। ये अंकल जी हमारे यहाँ देखिए लगभग 60 साल के आसपास में है, तो बहुत बड़ी बात। देखिए 65 के पार है। देखिए आज मैं अंडर लेके चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें ना आपको सीखने को मिलेंगी कि एक्सपीरियंस ये बुक्स में कभी नहीं आ सकती, नेवर एवर। जो किताबी बातें हैं वो धरती पे लाने से रोक कर आ रहे हैं। तो हमारे पास में हमारे वो माता पिता बहुत खुशनसीब होते हैं जिसके ऐसे बच्चे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बेटियां बहुत हैं, जन कितनी बेटियां हैं, जन कितनी बेटियां जन्म लेती हैं, लेकिन सब बेटियां अच्छी होती हैं। वैसे बेटी कोई खराब नहीं होती है, लेकिन एक विशेष जो पद ग्रहण किया इस बेटी ने, वो कोई मजाक बात नहीं, हंसी खेल नहीं है। आज ये मान माता पिता का नहीं बढ़ा, पूरे स्वरूप बिहार का बढ़ा है, पूरे भारतवर्ष का बढ़ा है। और मैं चाहूंगा कि ऐसी बेटियां और भी हो, जिससे हमारे मदन जी इस तरह के कार्यक्रम और करें, और ऐसा बेटा जो होनहार, और एक परिचय और दे दूं। वैसे तो मैं रिश्तेदार मानता हूं अपना, और हमारा सौभाग्य है कि मैं ये बेटी और इनको दामाद मानता हूं, और ये हमारे बच्चे हैं, नवाजी हैं। बेटी की बेटी है, और हमारा आशीर्वाद है, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बेटी मुझे जीवन में मिले। इसी के साथ अपनी शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को समापन करना हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम में हम हमेशा आते रहें। हमारा स्वरूप बिहार से निकल के हमें यकीन नहीं था ऐसे बच्चे मिलेंगे, और ऐसे ही भारत देश का उद्घोष होता रहे, हम यही कामना करते हैं। और सारे के सारे ये यकीन नहीं है कि जब एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी और धीरे धीरे करके आगे बढ़े, एक छोटी सी दुकान से दो अनमोल हीरे निकले भारत देश की सेवा करने के लिए। तो इन दोनों का बार बार धन्यवाद, और मैं सिर्फ और सिर्फ इनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि हाँ आप ऐसी सेवा करें, क्योंकि मैं सिर्फ अधिकारियों की बहुत इज्जत करता हूँ और किसी की नहीं। माता पिता के बाद में अधिकारी हैं, गुरुजन हैं, और आपकी बहुत बहुत सत नमन है आप सबको भाई, बहुत अच्छा कार्य करा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत। तो स्वरूप बिहार जन सेवा समिति से मुझे बुलाया गया था, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। बेटे खूब पढ़ें, खूब देखें ऊंचाइयों पर, तो इनकी सेवा करने की इच्छा कभी खत्म ना हो, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। माता पिता का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, अंकल जी का धन्यवाद, और बच्चों सफलताओं की ऊंचाइयों पर ये भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राइटिंग आपने स्कूल में राइट कीजिए, एक और आने वाली है, मेरा मन देखने को और मिलने वाला है आपको, बहुत ही मन उत्सुकता है उसका। तो रवि जी हमारा, बस मैं आ जाता हूँ फ्रेम में, रवि जी इधर बस आ गया सर मैं। हमारा सौभाग्य है जो मदन जी ने ये हमारा सर्वोच्च स्थान दिया, शुरुआत भी मेरे से करवाई, और इसका समापन भी कार्यक्रम का मैं ही कर रहा हूँ। तो आप बच्चों को शुभ आशीर्वाद देते हुए, और अपनी बेटी दामाद को भी आशीर्वाद देते हुए, मैं और सभी से कह रहा हूँ, ये बस आपके लिए नहीं है, मदन जी के लिए भी, रवि रंजन के लिए भी है, दया जी के लिए भी है, पूरे स्वरूप बिहार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। ये जो मैं 4 पंक्तियां कहूंगा वो पूरे भारतवर्ष के लिए ज्ञान संदेश है, जो मैं ज्ञान संदेश रोज देता हूँ, डेली देता हूँ। हमारा ज्ञान संदेश सुना जाता है, करोड़ों आदमी सुनता है। तो सुने आप, सुने बेटा, आ जाओ बेटा, सुने और समझे, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हम जिए हैं तो जिए ऐसे बच्चों के लिए, कर्म जो भी करें ऐसे बच्चों के लिए, मदन जी हो या फिर ये माता पिता सही, आओ मिल कर रहे हैं ऐसे कार्यों के लिए, धन्यवाद, ऐसे बच्चों के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ऐसे ही आप फूलों की तरह महकते रहे भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको एक बार शुभकामनाएं। संदेश है हमारा, और क्या हमारे पास क्या है, आप सभी को कि ऐसे माँ बाप सभी को ही दे जो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए, चाहे कैसे भी संघर्ष कर रहे हैं, बस ऐसे ही बच्चे को संघर्ष कर रहे हैं और बच्चे भी आगे बढ़ गए। हम तो यही चाहते हैं सब माता पिताओं से कि अपने बच्चे के लिए कुछ संघर्ष करें। आपकी बेटी है, बिल्कुल आप भी चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी बेटियां हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। क्या चाहते हैं हम, यही चाहते हैं कि बस आगे बढ़ो और सबकी देख रेख करो।
बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। सभी का धन्यवाद।